जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे सैलरी पेंशन एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग जेसीएम द्वारा सौंपे गए मांग पत्र और साथ ही कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से आने वाले महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें और समझें, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 25% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें संशोधन किया जाता है और आमतौर पर जनवरी में बढ़ने वाले डीए का ऐलान मार्च महीने में होली के आसपास कर दिया जाता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग देखने को मिल रही है। अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार को इस विषय में ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए और 2% की बढ़ोतरी के साथ डीए और डीआर को 60% किया जाए। यदि ऐसा होता है, इसके साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का एरियर भी एक मुश्त भुगतान के रूप में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल सकता है। यह एरियर राशि आपकी बेसिक पे या बेसिक पेंशन पर निर्भर करेगी, यानी जिसकी बेसिक जितनी ज्यादा होगी उसका एरियर भी उतना ही ज्यादा बनेगा। अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट की। दोस्तों, यह वह विषय है जिसका इंतजार देश का हर कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से कर रहा है। जानकारी के अनुसार कुल 26 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न कर्मचारी संगठनों और जेसीएम की बैठकों के बाद अंतिम रूप देकर वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण विषय फिटमेंट फैक्टर का है। इस बार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3 से 30 रखा गया है, जो कि वर्तमान से काफी अधिक है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम वेतन को महज 18 लाख से बढ़ाकर सगुन 19 लाख तक किया जा सकता है, जबकि अधिकतम वेतन महज 13 लाख तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा हर साल 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग भी रखी गई है, जिससे लंबे समय में कर्मचारियों की आय तेजी से बढ़ेगी। अब बात करते हैं परिवार इकाई के नए प्रस्ताव की। इसमें परिवार को 5 सदस्यों की इकाई मानने का सुझाव दिया गया है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को समान महत्व देने की बात कही गई है। साथ ही माता पिता को भी इस इकाई में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, प्रमोशन प्रणाली को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन दिए जाए और एमएसएससीपी के तहत प्रमोशन के समय 2 वेतन वृद्धि का लाभ मिले। इससे कर्मचारियों के करियर ग्रोथ में सुधार होगा और उन्हें अपने काम के प्रति अधिक प्रेरणा मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की बात कही गई है। हर जिले में सीजीएचएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा एफएम यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस को 10 लाख से बढ़ाकर मील यार्ड प्रतिमाह करने की मांग की गई है। शिक्षा भत्ते को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 प्रतिमाह और हॉस्टल सब्सिडी 20,000 प्रतिमाह करने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम हो सके। अब बात करते हैं पेंशन प्रणाली की। इसमें मांग की गई है
कि पेंशन को अंतिम वेतन का 50% से बढ़ाकर 60% किया जाए और पारिवारिक पेंशन को 60% किया जाए। साथ ही हर 5 साल में पेंशन संशोधन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। एलटीसी और यात्रा सुविधाओं को लेकर भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। इसमें साल में एक बार होम टाउन और 2 बार ऑल इंडिया एलटीसी देने की बात कही गई है। इसके अलावा विदेश यात्रा के लिए भी एलटीसी की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है और सास ससुर को भी इसमें शामिल करने की मांग की गई है। कर्मचारी लाभों में 100% अनुकंपा नियुक्ति, 30 दिन का बोनस, जोखिम भत्ता और अन्य भत्तों को बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की छुट्टियों जैसे मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मासिक धर्म अवकाश और माता पिता देखभाल अवकाश को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वेतन संरचना में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है, जिसमें विभिन्न पे लेवल्स को मर्ज करने की बात कही गई है ताकि प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की गई है। पेंशन को टैक्स फ्री करने का मुद्दा भी उठाया गया है। तर्क यह दिया गया है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री हो सकती है तो केंद्रीय पेंशन धारकों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। एडिशनल पेंशन को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को 65 वर्ष से शुरू किया जाए। इसके तहत 67 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 70%, 70% और 80% और शतकासन की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। अब बात करते हैं पेंशन अदालत की। दोस्तों, 21 अप्रैल 2036 को देश भर में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां आप अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। यदि आपने पहले से शिकायत दर्ज कराई है लेकिन समाधान नहीं मिला है तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ 21 दिनों के भीतर समाधान देने का दावा किया जाता है और कई मामलों में तुरंत समाधान भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की सभी अपडेट्स यही हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार और वेतन आयोग इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लेते हैं और इनमें से कितने लागू किए जाते हैं। यदि इनमें से कुछ भी लागू होता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।